नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर रॉबी इजी वीज़ा ओवरसीज़ पटियाला के पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं ओपन वर्क परमिट इन कनाडा, जिसे हम स्पाउस वीज़ा या डिपेंडेंट वीज़ा के नाम पे भी जानते हैं। बच्चे जो हैं इस वीज़ा के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। उनके बहुत सारे प्रश्न रहते हैं इस वीज़ा के बारे में। उन सारे प्रश्नों को मैं ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। आमतौर पे जो प्रश्न होते हैं बच्चों के वो ये रहते हैं कि क्या सभी तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो स्टूडेंट्स स्टडी ख़त्म होने के बाद जिनका इंस्टीट्यूट उनको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट जो है वो प्रोवाइड करता है, और वो ऐसे पब्लिक फंडेड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ वही स्टूडेंट्स हैं जो अपने स्पाउस को इंडिया से जो है वो कनाडा बुला सकते हैं। सेकंड जो आ जाती है कैटेगरी, वो आ जाती है इंटरनेशनल वर्कर्स की। ऐसे इंटरनेशनल वर्कर्स जिनकी जॉब जो है कैटेगरी 0, A और B में फॉल करती है, ऐसे इंटरनेशनल वर्कर्स जो हैं वो अपने स्पाउस को इंडिया से कनाडा स्पाउस वीज़ा पर बुला सकते हैं। वैलिडिटी क्या रहती है इस वीज़ा की? इस वीज़ा की जो वैलिडिटी रहती है, जो प्राइमरी एप्लीकेंट जो पहले वहाँ पे गया हुआ है उसकी जो वीज़ा की वैलिडिटी रहेगी वही आपके स्पाउस की वीज़ा की वैलिडिटी रहेगी। जैसे एक स्टूडेंट जो है पहले स्टडी वीज़ा पे कनाडा जाता है, तो वो अपने स्पाउस को अगर बुलाता है तो उसे उतना ही जो है परमिट मिलेगा जितना उसके पास स्टडी परमिट होगा। उसके बाद जो स्टडी ख़त्म होने के बाद जब उसे वर्क परमिट मिलता है, जितनी देर का उसे वर्क परमिट मिलेगा उसके स्पाउस का भी उतनी देर का ही वर्क परमिट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद बात यह आती है कि सेकेंडरी एप्लीकेंट की जो स्टडी है वो क्या मैटर करती है। सेकेंडरी एप्लीकेंट की स्टडी यहाँ पे मैटर नहीं करती। आमतौर पर जो है हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट पहले स्टडी वीज़ा पे जो गया हुआ है, अगर वो मास्टर्स स्टडी के लिए गया है, उसका स्पाउस जो है चाहे उसने मैट्रिक भी की है तो भी उस जो है वो वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकता है। कौन कौन से पेपर जो हैं वो आपको इस वीज़ा के बारे में जो है वो चाहिए होंगे। इसमें 3 तरह के जो पेपर आपको चाहिए होंगे, जो है पहले आपकी मैरिज के रिलेटेड, उसके बाद आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड, तीसरे आपकी जॉब और आपके फंड्स के रिलेटेड। पहले जो है वो आपकी मैरिज के रिलेटेड, जिसमें आपकी मैरिज की जो पिक्चर्स आ जाती हैं, आपकी मैरिज के कार्ड आ जाते हैं, आपकी मैरिज जहाँ पे आपने की है, जो आपकी ख़रीदारी की है उसके जो बिल्स आ जाते हैं उसमें। उसके बाद जो आपके जो है शादी के दौरान आपने जो मंदिर या गुरुद्वारे में शादी की है उसका जो सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके सर्टिफिकेट दिखाकर आपने जो SDM से सर्टिफिकेट प्राप्त किया है वो सर्टिफिकेट भी मैरिज के पेपर्स में ही आ जाता है। सेकंड आता है कि आपके रिलेशनशिप को जो प्रूव करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपकी चैट हिस्ट्री आ जाती है। आपकी मैरिज के पहले या मैरिज के बाद जहाँ कब भी आप कहीं घूमने गए हैं उसके जो प्रूफ्स आ जाते हैं। थर्ड जो आ जाता है उसमें फंड्स आ जाते हैं आपके, और आपकी जॉब के रिलेटेड जो है पेपर्स वो आ जाते हैं। जो जॉब से रिलेटेड जो आदमी जो है सेकेंडरी एप्लीकेंट है जो यहाँ पे जॉब कर रहा है, वो किस प्रकार की जॉब कर रहा है, उसको जो है कितनी तनख्वाह मिल रही है, वो उसकी जो सैलरी स्लिप्स हैं वो चाहिए होंगी, उसकी जो ITRs जो उसने भरी हैं वो चाहिए होंगी। जो स्टूडेंट्स जो एप्लीकेंट हैं जो अगर यहाँ पे खेती वाले हैं उनके J फॉर्म चाहिए होंगे, और उनके जो हैं डॉक्यूमेंट्स जो फंड जो हैं वो चाहिए होंगे, जो 8 से 10 लाख रुपए के फंड जो हैं वो शो कर रहे होंगे। आमतौर पे जो प्रश्न होता है बच्चों का कि कितने फंड जो हैं वो पर्याप्त होंगे इस वीज़ा के लिए। इस वीज़ा के लिए 8 से 10 लाख रुपए के फंड जो हैं आपको कम से कम चाहिए होंगे, क्योंकि सरकार को ये रहता है कि आपको वहाँ जाने के बाद
ये तो है नहीं कि जाते ही आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। अगर आपको जॉब ना भी मिले 3 या 4 महीने, तो आप वहाँ सरकार पर बोझ ना बनो, इसीलिए जो फंड्स हैं वो सरकार आपको शो करने के लिए कहती है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या रहेंगे, इसके बारे में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे वो आपके जो आपका स्टूडेंट वीज़ा पर जो गया है पहले, वो उसके रिलेटेड जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। वो उसकी जो चेकलिस्ट है, जो वो मैंने नीचे वीडियो के लिंक में लगा दी है, उसमें आप देखकर जो है आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जिनके कारण वीज़ा में रिजेक्शन आती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि 2 प्रमुख कारण जो रहते हैं वो शॉर्ट स्टे और रीसेंट मैरिजेज जो रहती हैं, उनके कारण जो है वीज़ा में जो है रिजेक्शन आती है। हम कई बार देखते हैं कि किसी स्टूडेंट का जब वीज़ा आ जाता है तो उसके बाद जो है मैरिज की जाती है, उसके कारण जो उनका आपस में स्टे है वो शॉर्ट हो जाती है। वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को जो है रेड फ्लैग लगा देता है, क्योंकि उनके जो देखने का ढंग है उसके हिसाब से आपने जो मैरिज की है वो घर गृहस्थी बसाने के लिए नहीं की है। आपने घर गृहस्थी बसाने की बजाय आपने कनाडा जाने के लिए ये मैरिज की है। आपके पास चाहे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी मैरिज जो है आपने सही की है, चाहे आपके पास सारे सबूत हैं, फ़ोटो हैं, सारा कुछ है, पर वीज़ा ऑफिसर की निगाह में जब आपकी दोनों की जो स्टे है जो शॉर्ट रहेगी, तो वीज़ा ऑफिसर जो है इस चीज़ में एतराज़ जताएगा और आपको जो है वो रिफ्यूज़ल देगा। उससे कैसे बचा जा सकता है? उससे बचा इस तरह से जा सकता है कि आप उस समय वीज़ा होने के बाद मैरिज करने की बजाय आप जो है सिर्फ और सिर्फ आप अपने मैरिज की बजाय आप रिंग सेरेमनी करें और स्टूडेंट को फ्लाई करने दें। उसको स्टूडेंट को चाहिए कि फ्लाई करने के बाद अपनी स्टडी है जो वो कनाडा में जाके स्टार्ट करे। सेमेस्टर जब ख़त्म हो, एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाए स्टूडेंट के, उसके बाद जो इंडिया वापस आए और तब आके शादी करे। इस टाइम पीरियड के दौरान दोनों को आपस में जो चैट हिस्ट्री बन जाएगी, आपके पास सबूत अच्छे बन जाएंगे वीज़ा ऑफिसर को दिखाने के लिए। आपका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग लगेगा वीज़ा ऑफिसर को। ये रीसेंट मैरिज और शॉर्ट मैरिजेस वाले दोनों केसेस में ऐसा है जो वो करने की ज़रूरत है। इससे आपका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। आमतौर पर हम देखते हैं कि इंटरव्यूज़ आ जाती हैं जिसको कि स्टूडेंट्स जो है वो नेगेटिवली लेते हैं, पर देखने वाली बात यह है कि इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिससे कई बार हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बताने से जो चीज़ समर्थ होते हैं। हम वैसी बातें एक वीज़ा ऑफिसर को आप सामने जाकर बैठ के जो है अपने मन की बात जो है वो ठीक ढंग से जो है बयान कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ से डरते हैं कि जब हम वीज़ा ऑफिसर के सामने जाएंगे हमारे को जो है इंग्लिश जो है वो नहीं आएगी, पर आपको जो है वहाँ पे ट्रांसलेटर जो एक प्रोवाइड किया जाता है आपकी बात वीज़ा ऑफिसर को समझाने के लिए और वीज़ा ऑफिसर की बात आपको समझाने के लिए। इसीलिए इंटरव्यू से जो है वो डरने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू को आप पॉजिटिवली लें। अगर इंटरव्यू आती है तो उससे घबराएं नहीं, बल्कि उसको इंटरव्यू को देने से आपकी जो केस में पॉजिटिविटी है वो बढ़ जाएगी। एंड में जो आता है पर्पस ऑफ विजिट। पर्पस ऑफ विजिट में आप जो है वो सही ढंग से सारा कुछ बयान कर सकते हो, अपनी स्टोरी जो है वो बयान कर सकते हो कि आप कैसे मिले, कहाँ मिले, क्या कारण रहेगा आपका कनाडा जाने का, कैसे आप अपने जीवन साथी की वहाँ जाके मदद करोगे, वो सारा चीज़ें जो है, कौन से आपके फंड जो है, कितने फंड जो आपने लगाए हैं, वो सारी चीज़ें जो है पर्पस ऑफ विजिट में आप बयान कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन जो रहेंगे वो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे जब भी आपको लगे कि आपको हमारे से आप संपर्क कर सकते हैं। हम हर टाइम आपकी सहायता के लिए, हमारी टीम आपकी सहायता के लिए हर समय तत्पर रहेगी। धन्यवाद।